नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुकांत मिश्रा। क्योंकि हम लोकतंत्र हैं कि इस अंक में हम बात करेंगे पुनः एक बार किसान से जुड़े हुए मुद्दे की। दोस्तों, जो अभी स्थिति पहुंच गई है आंदोलनकारी किसान संगठन या किसानों और सरकार के बीच में, वो बहुत ही एक अजीब परिस्थिति निर्मित हुई है। किसानों का कहना है कि आप बिल वापस लीजिए, तीनों बिल, और सरकार का कहना है कि आप बताइए किस पॉइंट में आपको दिक्कत है, उन पॉइंट में हम सुधार कर देते हैं, हम संशोधन कर सकते हैं, एक नया संशोधित बिल फिर से पेश कर देंगे। किसान इस चीज़ पे राज़ी नहीं है। उनका सिर्फ एक ही है कि आप इसको हटाइए और कुछ एक नया जो एमएसपी से रिलेटेड एक एक्ट है उसको लेके आइए, कानून लेके आइए, जो कि गारंटेड हो कि हमें एमएसपी मिलेगा। अब आप कल्पना करिए कि सरकार ये कर देती है, एमएसपी के लिए कानून ला देती है और एमएसपी पे गेहूं चावल की खरीद जारी रहती है और 1-2 रुपए किलो में गेहूं चावल चलता रहता है। करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का एफसीआई का हर साल का खर्च होता है इस पर। और जिस राज्यों में गेहूं या चावल भेजे भी जाते हैं 1-2 रुपए किलो में, वहाँ पे कुछ ज़रूरतमंद होंगे, मैं उनकी नहीं कह रहा, ज़रूरतमंद है उनको तो मिलना ही चाहिए, अदरवाइज वो बेचारे भूखे पेट चले जाएंगे। लेकिन उन राज्यों में गेहूं चावल जाएगा, वहाँ पे अगर मार्केट फ्री भी है, तो जब किसी राज्य में ऑलरेडी बाहर से 1-2 रुपए किलो गेहूं आ गया, हर परिवार या हर प्रति व्यक्ति सदस्य 5 किलो मिलने लगा है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो किसान पैदा कर रहा है उस किसान की फसल का अगर मार्केट फ्री है और सरकार भी वहाँ से नहीं खरीद पा रही है, क्योंकि सरकार अधिकांश जो प्रोक्योरमेंट होता है सरकार का खरीदी होती है वो पंजाब हरियाणा से होती है एफसीआई के द्वारा, तो उनको न सरकार से एमएसपी मिल पा रही है और न फ्री मार्केट में रेट चढ़ रहा है। क्यों नहीं रेट बढ़ रहा है? रेट डिमांड नहीं रहेगी। डिमांड क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि 1-2 रुपए किलो में आपको अनाज ऑलरेडी उपलब्ध है। तो इससे घाटा किसको होगा? 1.25 लाख करोड़ रुपए सरकार का इस पे जा रहा है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो उसमें जाता चला जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ करीब 70,000 करोड़ रुपए का हमारा बिल बैठता है तेल, जो खाद्य तेल है, आयात करने में। तो 1.25 लाख और 70,000, तो करीब आप मिला दीजिए 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार का इसमें जाता है। अब अगर इस रिसोर्सेज को हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो हम कुछ और भी अच्छा प्रोडक्टिव कर सकते हैं। इंपोर्ट बिल को अगर हम इसके जगह पे दलहन तिलहन की पैदावार करते हैं, हमारा तो सरकार से गुजारिश रहेगी, भारत सरकार से गुजारिश रहेगी कि वो आज उसके पास स्थिति बहुत दुविधापूर्ण है कि वो अगर बिल वापस लेती है तो एक जो अच्छा किसान के हित में एक निर्णय था वो नहीं हो पाएगा। पंजाब और हरियाणा किसान को थोड़ा घाटा होगा, वो बात सच है, लेकिन देश के या पूरे देश को तो इससे लाभ होगा। तो किसी भी 1-2 राज्य के लिए अगर सुधार थोड़ा सा अगर उसके लिए घाटा हो रहा, शेष देश को सुधार से फ़ायदा हो रहा, तो सरकार को सुधार से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन स्थिति जो आंदोलन की पहुंच गई है थोड़ा चिंताजनक है। चूँकि पंजाब बॉर्डरिंग स्टेट है, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने ऑलरेडी बोल ही चुके हैं, जो अभी 3 दिसंबर को अमित शाह जी से मुलाकात हुई, गृह मंत्री अमित शाह जी से, तो कि देश को जो है तो आंतरिक सुरक्षा का भी खतरा है। तो ये सब सारी चीज़ें जहाँ पे हों और किसान इस चीज़ पे अडिग हो जाएं कि वो मीटिंग के दौरान, आज जैसे घटनाक्रम सुनने को मिला कि मीटिंग के दौरान वो 1 घंटे बोले ही नहीं और एक तख्ती में जो है तो यस या नो, आप बिल वापस ले रहे हैं, यस या नो में सिर्फ बात कर रहे थे। अगर ऐसी स्थिति में जिद में अड़ जाए तो फिर सरकार क्या करे? सरकार अगर पीछे हटती है तो देश को नुकसान होता है, पीछे नहीं हटती तो भी देश को नुकसान होने की शंका है। कठोर कदम उठाती है तो सरकार को अपनी चिंता है, पॉलिटिकल इमेज तानाशाह हो रहे हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो फ्यूचर में हो सकते हैं वो भी सरकार को टैकल करना है। तो इन सब चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि मैं होता सरकार को क्या करना चाहिए, वहाँ पे तो अच्छे बहुत योग्य व्यक्ति बैठे हैं, अपना निर्णय लेंगे। मैं अगर इसमें अपना विचार व्यक्त करूँ तो मुझे लगता है कि सरकार को पंजाब को, हरियाणा को थोड़ा सा कुछ वर्ष के लिए छूट देना चाहिए। राज्य सरकार संवर्धित सूची में कोई भी जो विषय होता है उसमें अगर केंद्र कानून बनाती है तो जनरली केंद्र का कानून ही लागू होता है। अगर राज्य सरकार उसी विषय पे नया कानून बना करके
और राष्ट्रपति जी के पास भेजती है, और राष्ट्रपति जी उस कानून में अगर वो साइन कर देते हैं तो उस राज्य में, वो शेष देश में भले अलग कानून है उसी मुद्दे में, लेकिन उस राज्य सरकार, उस राज्य में वो उस राज्य का कानून जो है तो लागू हो जाता है। तो 1-2 साल 3 साल के लिए तो उस पंजाब या हरियाणा के किसानों को थोड़ा सा छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी तक वो अभ्यस्त रहे हैं गेहूं धान की पैदावार में। उनको एक सिस्टम के तहत बराबर एमएसपी का कीमत भी मिलता रहा था, एफसीआई ही देती रही थी, जो भी मंडियों, सरकारी मंडियों के माध्यम से खरीदी की जाती थी। तो एकाएक अगर उनसे किसी को भी बोल दिया जाए हमें आपको किसी को व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए वो इतना चिंतित भी हैं। तो उनको थोड़ा सा एक विंडो देना चाहिए। दूसरा काम जो किया जा सकता है ये कि उनको साथ में थोड़ा सा बजट निकाल के उनको दलहन और तिलहन की फसल की पैदावार के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए। उसके लिए एमएसपी की अच्छी रेट के अच्छा रेट देना चाहिए, एमएसपी घोषणा करना चाहिए। इससे हमें फ़ायदा ये होगा। और पंजाब, एक बात अब हमें और आपको सबको मानना पड़ेगा कि पंजाब और हरियाणा ने उस वक्त देश का पेट भरा जिस वक्त देश में स्थित हमें अमेरिका के सामने गेहूं के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था। वो भी कैसे गेहूं आते थे, क्या होता था, आपको पता ही है। तो उसके लिए हमारे एक घटनाक्रम इंदिरा गांधी जी के ज़माने का था कि उनके पास ऑप्शन दिया गया था अमेरिका के द्वारा कि यदि आप गेहूं चाहती हैं तो आप 2 काम करना पड़ेगा। एक तो पैसे का आपको थोड़ा सा डिप्रिसिएट करना पड़ेगा, अवमूल्यन करना पड़ेगा। दूसरा, वियतनाम का युद्ध चल रहा था उस दौर में, तो वियतनाम के युद्ध में थोड़ा सा आपको अपने जो आवाज़ है उसको थोड़ा शांत रखना पड़ेगा, आपको उसमें हस्तक्षेप करने से बचना पड़ेगा। तो ऐसे शर्तों में हमें उस वक्त अनाज मिलते थे। तो हमें इस वक्त ऐसा नहीं है कि शेष देश के फ़ायदे के लिए पंजाब हरियाणा, वो भी तो हमारे देश के भाई बंधु है, वो भी ही तो हमारा पेट भर रहे थे उस वक्त। आज ठीक है, शेष देश मध्य प्रदेश भी गेहूं की पैदावार के मामले में आगे निकल चुका है। तो अन्य राज्य आज सक्षम हो गए हैं, देश सक्षम हो गया है अनाज के माध्यम से। तो इसके बावजूद भी हमें पंजाब और हरियाणा के किसानों का भी ख्याल रखना है। तो पहला काम 2-3 साल के लिए हम उन्हें एक विंडो दे सकते हैं, या 5 साल के लिए विंडो दे सकते हैं। और ये विंडो देने के अलावा दूसरा काम कर सकते हैं कि हम उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, दलहन तिलहन या अन्य जो फसलें हैं जिनका हमें आयात करना पड़ता है। जैसे तेल के लिए करीब 70,000 करोड़ का बिल जाता है, और वो भी मलेशिया जैसे देश से आयात करना पड़ता है। तो हमारा इंपोर्ट बिल बचेगा अगर इसमें वो पैदावार बढ़ाते हैं। दूसरा, हमें भूजल के लिए भी जो है तो जो काफ़ी मात्रा में दोहन हो रहा है उससे हमें बचत होगी। तीसरा, पराली जलाने की समस्या एक बहुत ज़्यादा रहती है, पंजाब से हर साल आती है, तो उसके लिए भी इस जो किसानों की मांग है वो भी एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि जब थोड़ा पैदावार ही कम उसकी होगी तो पराली की समस्या भी थोड़ा निजात मिलेगा। तो ये 2-3 चीज़ें मेजर की जा सकती हैं। और किसानों की, मुझे जो समझ में आ रहा है, वो किसानों की मेन समस्या ये नहीं है कि 3 बिल वो पूरा मांग वो कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो बना है क्योंकि उनकी समस्या को बढ़ा रहा है, इसलिए उनकी समस्या का कारण मेन ये है कि वो विरोध करने का, कि उनको उचित दाम नहीं मिलेगा। एमएसपी के तहत जो अभी तक उनको मिलता था वो नहीं मिलेगा जो उनकी पैदावार गेहूं धान की होती है। तो हम उनकी गेहूं धान की पैदावार को उनको कुछ साल का विंडो दे करके उनको डाइवर्ट कर दें दूसरी फसल की पैदावार के लिए, और उस दूसरी फसल की पैदावार के लिए हम उनको प्रोत्साहन के रूप में कुछ अलग से सब्सिडीज दे दें, इंसेंटिवाइज कर दें। तो इससे उनको भी थोड़ा एक मौका मिल जाएगा। वो मेहनती किसान है, ये हमें आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा सभी लोगों को कि पंजाब और हरियाणा देश का सभी किसान ही मेहनती है, लेकिन वो उनके पास तजुर्बा, थोड़ा हरित क्रांति लाने का श्रेय तो अगर देश को किसी को जाता है तो पंजाब का पहले नंबर में नाम लिया जाता है। तो उनके पास वो तजुर्बा भी है करने का। तो इसको धीरे धीरे वक्त के साथ वो उसमें कन्वर्ट भी हो जाएंगे। फिर इसके बाद राज्य सरकार जब चाहे तो वो अपना वो कर देगी, या केंद्र सरकार है उसको वहाँ पे भी लागू कर देगी, क्योंकि हमें भूजल की भी है, पर्यावरण को भी देखना, कई सारी चीज़ें देखनी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम एक रातों रात हम ये उम्मीद कर लें कि जो अभी एक सिस्टम के तहत था उसको हम कहें ठीक है। कोई भी सुधार होता है जनरली देखिए तो एक तबके को लाभ होगा, लेकिन एक तबके को घाटा भी होता है। वही यहाँ पे हो रहा है कि एक बड़े तबके को लाभ होगा इस बिल से, ये कोई डाउट नहीं है। अगर पूरे देश में एमएसपी अगर गेहूं धान की तरह ज़्यादा वो कर देंगे, गारंटेड कर देंगे, तो उसका खामियाजा होगा, क्योंकि सरकार वो जो गोदामों में सड़ता रहता है, आए दिन आप खबर मिलती है, तो वो सरकार के पास क्षमता से ज़्यादा रहेगा तो क्या उसके पास कितना गोदाम करेगा।
और उसमें रखेगा, और फिर अंततः पैसा तो हमारा आपका ही जाता है। 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपए अगर जा रहा है तो देश का ही जा रहा है। वही चीज़ दूसरे में लगे, एजुकेशन, हेल्थ या इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो या अन्य चीज़ों में हो, तो थोड़ा सा सरकार कोशिश ये करे कि 3 बिल तो ठीक है, वो किसान उसमें अडिग हैं, तो एक हम उनको अल्टरनेटिव ऑप्शन लेके आएँ कि आपको चलिए हम आपको 3 बिल के लिए हैं आपकी समस्या, तो आपको हम विंडो दे रहे हैं, साथ में आपको हम इंसेंटिवाइज भी कर रहे हैं अदर चीज़ फसल की पैदावार करने के लिए। तो मेरा आपसे ये भी रहेगा, आग्रह रहेगा कि वक्त के साथ धीरे धीरे आप गेहूँ और धान की खेती से अपने आप को मूव करिए, और ये देश के हित में भी है, किसानों के हित में भी है, और ये इसमें लोकतंत्र के हित के लिए भी है। और लोकतंत्र में यही तो लोकतंत्र में खूबसूरती भी है और थोड़ा सा डिमेरिट्स भी है कि हम चाइना नहीं है कि एक बिल, अगर यही चाइना होता तो एक बिल लाए थे किसी भी सूरत में उसको है, इसीलिए चाइना आगे बढ़ गया। जब भी हम बात करते हैं, अंत में हम अपनी बात ख़त्म करने के पहले एक चीज़ आपसे यही कहेंगे कि जब भी हम बात करते हैं कि विकास की ना, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम लोकतंत्र हैं। विकास को पाने के लिए भी बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ती है, जो कि एक तानाशाही जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है या उन देशों को चुकानी नहीं पड़ती है। वो जो भी निर्णय लेते हैं उनको लागू कराना है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने टफनेस के साथ जो जितना भी उसको कड़ा स्टेप लेना पड़ेगा वो लागू कराएगा। भारत जैसे लोकतंत्र में, बड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें करना असंभव है और करना भी नहीं चाहिए। और हमें लोकतंत्र को जीवंत रखना है, और अच्छा है कि किसान भाइयों का, जो हमारे किसान बुजुर्ग हैं, उनका जो आंदोलन है अभी तक वो शांतिपूर्ण रहा है। और देखते हैं कि सरकार क्या कदम लेती है। ये हमारी सोच थी, वहाँ पे हमसे बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, उनकी अपनी एक सोच होगी, और हम यही आशा कर सकते हैं कि जो भी निर्णय होगा तो सभी पक्षों के लिए और सभी हितग्राहियों के लिए बेनिफिशियल होगा, और अंत में देश के लिए बेनिफिशियल होगा। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपना सुझाव देते रहिएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अलग अलग मुद्दों में आपसे रूबरू होते रहें। और साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।